हेलो दोस्तों, जैसा कि आप पॉलिटी के सीरीज में पिछले लेक्चर में आपने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। अभी भी वही प्रस्तावना लिखी हुई है। आशा करता हूं कि आपने प्रस्तावना को अच्छे से याद कर लिया होगा और उसकी कुछ बेसिक बातों को जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था अच्छे से समझ लिया होगा। उसी क्रम में हम आज आगे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप एक बार फिर से प्रस्तावना को अच्छे से देख लीजिए। इसमें बहुत से लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे इसमें लिखा है, दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। देखिए इसका क्या मतलब है। जो ये डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, इसी का जो विक्रम संवत के हिसाब से, मैंने आपको बताया था कि जो शक संवत है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो इस हिसाब से अभी तक शक संवत, इस डेट के हिसाब से अभी तक शक संवत नहीं अपनाया गया था, इसलिए यहां पर अभी विक्रमी संवत का ही जिक्र है। अब 1949 के अकॉर्डिंग विक्रमी संवत में कौन सा ईयर होगा, ये आपको मैंने निकालना सिखाया था, तो उसके हिसाब से ये ईयर भी लिखा है। अब आप राष्ट्रीय पंचांग जिसने नहीं पढ़ा है, उसमें उस वीडियो को पढ़ के देख के समझे कि 1949 को विक्रमी संवत के हिसाब से हम लोगों ने 2006 कैसे लिखा। अगर इसी में इस कैलेंडर के हिसाब से महीना पूछा जाए तो हमेशा हम लोग क्या बताएंगे, मार्गशीर्ष का महीना। अगर उसमें यह पूछ लिया जाए कि पक्ष कौन सा था जिस दिन हमने अपने संविधान को अपनाया था, तो कौन सा बताएंगे, शुक्ल पक्ष। देख, आप लोग जानते होंगे कि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। मतलब जब शुक्ल पक्ष का मतलब जब चंद्रमा अपना सेब छोटे से, मतलब छोटे से बड़े की ओर ले रहा होता है, यानी कि प्रकाशमय हो रहा होता है, तो वो कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष। 15-15 दिनों के दोनों होते हैं। उसमें भी जो शुक्ल पक्ष का जो दिन है वो कौन सा है, सप्तमी। कौन सा है, सप्तमी। और संवत 2006 विक्रमी कैसे आएगा, ये आप राष्ट्रीय पंचांग वाली वीडियो से समझ सकते हैं। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। जो ये तीनों शब्द हैं जिस क्रम में है, इसी क्रम में इन्हें याद रखिएगा, और बाकी जो ये क्रम मैंने बताया था ये भी उसी क्रम में आप याद रखेंगे। ठीक, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर आगे समझते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कि जो प्रस्तावना है वो हमें बता क्या रही है। तो उसमें हमने बताया था कि जो प्रस्तावना है वो हमें मुख्य 3 बातें बता रही है। क्या क्या? हमने देखा था कि जो प्रस्तावना है वो हमें यह बताती है कि जो सत्ता का स्रोत है या जो संविधान का स्रोत है वो क्या है। तो उसके लिए हमने समझा था कि जो सत्ता का स्रोत है वो क्या है, जनता। शुरुआत में हमने समझा था कि क्या लिखा था, हम भारत के लोग। लास्ट में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो किस प्रकार सत्ता का स्रोत जनता होती है ये हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। इसके अलावा प्रस्तावना और क्या बताती है हमें, प्रस्तावना बताती है सत्ता के स्वरूप के बारे में। किसके बारे में, सत्ता के स्वरूप के बारे में, कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, यानी जो हमारे भारत की प्रकृति है, जो हमारे भारत की प्रकृति है वो कैसी है।
इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रस्तावना से। सत्ता का स्वरूप कैसे पता चलता है, इसको प्रदर्शित करने वाले कुछ शब्द प्रस्तावना में दिए हैं। जैसे कौन कौन से, हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, कौन कौन से, सोसो एसडीआर यानी कि सोरेन यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, एस से सेक्युलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, डी से डेमोक्रेट यानी कि लोकतंत्रात्मक, आर से रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। तो सत्ता के स्वरूप को बताने वाले जो प्रस्तावना में शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एंड गणराज्य, ठीक। इसके अलावा जो प्रस्तावना हमें बताती है वो क्या बताती है कि जो सत्ता का उद्देश्य है, जो संविधान बनाया गया है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है। उसके लिए हमने देखा था कौन कौन से, न्याय, स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना में सत्ता के उद्देश्य को बताने वाले शब्द हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, एकता और अखंडता, ठीक। तो सत्ता का स्रोत हमें प्रस्तावना से पता चलता है, सत्ता का स्वरूप हमें प्रस्तावना से पता चलता है और सत्ता का उद्देश्य भी हमें प्रस्तावना से पता चलता है, जिसमें कि हमने सत्ता का स्रोत के बारे में सारी जानकारी ले ली थी, क्यों और कैसे सब कुछ जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो सत्ता का स्वरूप है भारत में, जो भारत की प्रकृति है वो कैसी है, उसके लिए जो प्रस्तावना में शब्द हैं उन सभी शब्दों को क्रमवार तरीके से समझेंगे, ठीक। तो इसे मैं मेट रहा हूं, आप सभी लोग हेडिंग डालिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इनको अब हम एक एक करके क्रम से सीखेंगे। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोरेन, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इस जो शब्द है उसी में सारा अर्थ छुपा हुआ है। संपूर्ण यानी कि पूरी तरह से, प्रभुत्व मतलब कि जिसका पूरी तरह से दावा हो, प्रभुत्व मतलब एक प्रकार से दावा होना, और संपन्न मतलब कि केवल निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास हो। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कोई ऐसा देश जिसके आंतरिक मामले और बाहरी मामले, यानी कि कोई ऐसा देश जिसके आंतरिक मामले या बाहरी मामले के बारे में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो पूरी तरह से उस देश के पास ही हो। यानी कि निर्णय लेने में किसी बाहरी शक्ति का दबाव ना हो, यानी कि किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप ना हो। यानी कि अगर मैं स्पष्ट आपको बताऊं तो किसी देश द्वारा अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों का निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी दबाव के लेना ही क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना।
ठीक है। अब आंतरिक मामले जैसे अगर आंतरिक मामलों की बात की जाए तो जैसे देश की राजनीतिक स्थिति क्या होगी, देश की सामाजिक स्थिति क्या होगी, देश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, इन सब का निर्णय वो देश करे। यानी कि समाज को लेकर वो कैसी नीतियां बनाएगा, अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर वो कैसी नीतियां बनाएगा, अपनी राजनीति को लेकर वो कैसी नीतियां बनाएगा, इसके लिए केवल वो देश जिम्मेदार हो, उसका निर्णय केवल वो देश ले, उसके लिए वो किसी और देश के दबाव में ना आए, यानी कि किसी बाहरी दबाव से मुक्त हो। बाह्य मामले जैसे हो गया कि अपनी जो विदेश नीति है वो देश स्वयं निर्धारित करे, किसी और के दबाव में आकर ना निर्धारित करे, अपने मित्र देश या शत्रु देश का निर्धारण वो देश स्वयं करे, यानी किसी और के दबाव में आकर किसी देश को अपना मित्र या शत्रु देश घोषित न करे। इसके अलावा उसे किस संधि पे हस्ताक्षर करने हैं, किस संधि पे हस्ताक्षर नहीं करने हैं, इन सब का भी निर्णय वो देश स्वयं ले। तो इस प्रकार से हमने समझा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। जब कोई देश अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों के विषय में निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के लेता है तो वह देश कैसा होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, तो आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग समझ में आया होगा, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला वर्ड क्या था, आप मन में इसको रिकॉल करते जाइएगा। हमने पहला शब्द कौन सा सीखा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड कौन सा था, समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म। देखिए, जो समाजवाद को सबसे पहले हम समझते हैं वैश्विक स्तर पर समाजवाद क्या होता है, यानी कि जो विश्व के दृष्टिकोण में है वो समाजवाद क्या होता है। देखिए, जो समाजवाद होता है वो एक प्रकार की ऐसी विचारधारा है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। जैसे जो समाजवाद की विचारधारा है उसमें कुछ तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि जो संपत्ति है उसका समाजीकरण, यानी कि जो संपत्ति है, किसी देश की जो संपत्ति है उसका निजीकरण ना हो, यानी किसी विशेष व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह में ही संपत्ति केंद्रित ना हो, उसका क्या हो, समाजीकरण हो, समाज के सभी वर्गों में संपत्ति का बंटवारा हो। ये समाजवाद के लक्षण होते हैं। पहला अगर मैं आपको बताऊं, क्या, संपत्ति का समाजीकरण। ठीक, क्या होगा, संपत्ति का समाजीकरण। अब अगर अगला मैं बात करूं तो जो समाज के मजदूर वर्ग हैं या जो समाज में वंचित वर्ग हैं उनके लिए कल्याण करना भी किसका लक्षण होता है, समाजवाद का। तो अगर मैं इसके दूसरे लक्षण की बात करूं तो जो मजदूर या वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्गों का कल्याण भी किसकी पहचान है, समाजवाद की। किसकी पहचान है, समाजवाद की। ठीक, इसके अलावा जो भी समाज में निचले वर्ग के लोग हैं या जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका शोषण ना होना, यानी कि
कोई ऐसा देश जो निचले वर्ग के लोगों या कमजोर वर्ग के लोगों के शोषण से मुक्त हो, वहां पर किसी का भी शोषण ना होता हो, तो वो भी एक समाजवाद का ही लक्षण होता है। यानी कि शोषण ना होना, क्या ना होना, शोषण ना होना। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, तो अगर किसी देश में व्यक्तियों का दृष्टिकोण ऐसा हो कि वो सभी में समानता को ही देखते हो, यानी कि सभी के बीच में एक समानता का वातावरण हो, यानी कि सब व्यक्तियों में एक ऐसी भावना हो कि उनमें वो समानता में विश्वास रखें। यानी कि कोई देश यदि समानता में विश्वास रखता है तो उस देश में भी समाजवाद के ही लक्षण होते हैं। यानी कि समाजवाद का एक और लक्षण क्या निकल के आता है, समानता में विश्वास। तो ये समाजवाद के कुछ लक्षण हैं। कौन कौन से? संपत्ति का समाजीकरण, मजदूर या वंचित वर्ग का कल्याण, शोषण का ना होना और समानता में विश्वास। ठीक, अगर किसी देश में ये सारी विशेषताएं मौजूद हैं तो देश कैसा होता है, समाजवाद। ये बात की हमने वैश्विक स्तर पर। अब वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं जो समाजवाद होता है वो दो भागों में बटा होता है। जो समाजवाद होता है, जो समाजवाद की विचारधारा है, वो दो रूप में हमें देखने को मिलती है। एक मार्क्सवादी समाजवाद या जिसे हम कहते हैं साम्यवाद, साम्यवाद। और एक समाजवाद होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब ये दोनों क्या है? देखिए, जो समाजवाद है उसके जो मेन लक्षण हैं वो आपको मैंने बताया क्या, कौन कौन से हैं। संपत्ति का समाजीकरण, मजदूर या वंचित वर्गों का कल्याण, शोषण ना हो और समानता में विश्वास रखा जाए। तो जो मार्क्सवादी समाजवाद है या लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये दोनों ही चाहते हैं कि उनका देश बने वो इसी तरह का बने, यानी कि जो दोनों की विचारधारा के केंद्र में है तो वो यही लक्षण है। लेकिन जो दोनों इन लक्षणों को या इन विशेषताओं को पाने के लिए जो साधन प्रयोग करते हैं या जो मार्ग अपनाते हैं, उन दोनों में लक्षण होता है। इस प्रकार से ये दोनों समाजवाद बटे होते हैं। जैसे जो मार्क्सवादी समाजवाद है या जो साम्यवाद है, ये अपनाता है इन विशेषताओं को पाने के लिए वर्ग संघर्ष को, क्रांति को, और यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर ये हिंसा को भी अपना लेता है। किसको? हिंसा को भी। देखिए, जो मार्क्सवादी समाजवाद है या जो साम्यवाद है, ये एक विचारक थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये इन्हीं की विचारधारा पर आधारित है। रूस में 1917 में लेनिन ने इस प्रकार के समाजवाद को सबसे पहले अपनाया था। तो जो मार्क्सवादी समाजवाद है वो बात करता है वर्ग संघर्ष के द्वारा समाजवाद को पाने की, क्रांति के द्वारा समाजवाद को पाने की, या हिंसा के द्वारा। दरअसल ये जन्मा कैसे? जो रूस था एक समय, वहां पर जो वहां का जो संपत्ति थी या जो शासन में जो पूरा रोल था वो था पूंजीपतियों का।
तो वहीं से जो कार्ल मार्क्स थे उनके द्वारा ये विचारधारा मतलब जन्मी कि केवल पूंजीपतियों का ही शासन में पूरा योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उन्हें अर्जित करके आय देने का या उन्हें पूंजीपति बनाने का श्रेय है वो जाता है मजदूरों को। इन्होंने मजदूरों के लिए सर्वहारा शब्द का प्रयोग किया था। तो जो मजदूर वगैरह होते हैं उनका भी पूरा का पूरा शासन में योगदान होना चाहिए या उनकी भी शासन या सत्ता में जगह होनी चाहिए, ये इसको मानते थे। इसके लिए ही वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते थे, यानी कि जो शोषक है और जो शोषित है इनके बीच संघर्ष भी करना पड़े तो संघर्ष किया जाए। किसको प्राप्त करने के लिए? समाजवाद को प्राप्त करने के लिए। क्रांति करनी पड़े तो क्रांति का भी सहारा लें, हिंसा करनी पड़े तो हिंसा का भी सहारा लें। ये विचारधारा थी मार्क्सवादी समाजवाद की। ठीक, अब लिखा है लोकतांत्रिक समाजवाद। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो भी पाना चाहता है लोक समाजवाद की इन विशेषताओं। ठीक, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद इस प्रकार के किसी भी साधन का प्रयोग नहीं करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में कोई भी देश समाजवाद की इन विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है उनमें चुनाव हो गया, जैसे यानी कि चुनाव के द्वारा समाजवाद को पा लिया जाएगा। समाजवाद है क्या? एक्चुअल में समानता ही समाजवाद है। तो अगर चुनाव के द्वारा कोई व्यक्ति शासन के लिए चुना जाता है तो उसमें शासन जो देश के सभी लोग हैं सबका योगदान होगा, चाहे वो कमजोर वर्ग हो चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो। इस प्रकार से एक प्रकार से समानता ही प्रदर्शित होगी। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद में जो साधन चुने जाते हैं वो चुनाव हो सकता है या संसद में बनाए गए कानून। संसद में बनाए गए कानून कैसे? संसद में जो अल्पसंख्यक हैं जो या वंचित वर्ग हैं उनके लिए कानून बना के भी उन्हें समाज में समानता दिलाई जा सकती है, या विशेष कानून बना के पूंजीपतियों पे लगाम लगाई जा सकती है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। इस प्रकार से हमने समाजवाद के दो रूप पढ़े, एक कौन सा? मार्क्सवादी समाजवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। ये बात की हमने वैश्विक स्तर पर, यानी कि विश्व के दृष्टिकोण से। अब हम बात करेंगे कि भारत किस प्रकार के समाजवाद को मानता है, मार्क्सवादी या लोकतांत्रिक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि भारतीय समाजवाद कैसा है। भारतीय समाजवाद, देखिए जो भारतीय समाजवाद है, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि वो भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद या साम्यवादी से जरा सा भी निकटता नहीं रखता है। जो भारतीय समाजवाद है वो निकटता रखता है लोकतांत्रिक समाजवाद से। अगर भारतीय समाजवाद किसी हद तक मार्क्सवादी समाजवाद से अगर निकटता रखता भी है तो फिर वो मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवाद का, इन दोनों का मिला जुला रूप कहला सकता है। लेकिन वास्तविकता में जो भारतीय समाजवाद है वो सबसे निकट है लोकतांत्रिक समाजवाद के। ठीक है, जो भारतीय समाजवाद है उसकी जो एक्चुअल परिभाषा या जो उसके तत्व होंगे उसको एक केस में न्यायालय द्वारा बताया गया। केस का नाम था डीएस नकारा केस। डीएस नकारा केस ये हुआ था 1982 में।
तो भारतीय समाजवाद को न्यायालय द्वारा डीएस नकारा केस 1982 में स्पष्ट किया गया। न्यायालय द्वारा कहा गया भारतीय समाजवाद के जो तत्व हैं उनमें बताया गया कि आय की असमानता को कम करना या जीवन स्तर की असमानता को कम करना, ठीक, या मजदूर या वंचित वर्गों का कल्याण करना, या शोषण से मुक्त। यानी जो भारतीय समाजवाद के तत्व हैं, जो भारतीय समाजवाद की विचारधारा है, उसके केंद्र में अगर हम देखें तो उसके केंद्र में हमें दिखाई देती है समानता। यानी भारतीय समाजवाद प्राप्त करना चाहता है किसी न किसी प्रकार से समानता को। उसके लिए वो बात करता है आय की असमानता को कम करने की। यानी कि जो लोगों के बीच आय की असमानता है, यानी कि कोई अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, तो इनके बीच के गैप को कम करना भारतीय समाजवाद का एक लक्षण है। जीवन स्तर की असमानता को कम करना, यानी कि कोई बहुत लग्जीरियस लाइफ जी रहा है और कोई अपने जो दैनिक जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो भोजन है, उसी को प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उस स्तर को भी कम करना, उसमें भी तालमेल बिठाना, वो भी भारतीय समाजवाद का ही एक लक्षण है। यह जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के बारे में योजना बनाना, उनके कल्याण के बारे में सोचना, यह भी एक भारतीय समाजवाद का ही लक्षण है। और किसी भी प्रकार से जितना हो सके किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग का शोषण न हो, इसका भी ध्यान रखना भारतीय समाजवाद का ही लक्ष्य है। ये सब कब बताए गए? डीएस नकारा केस में 1982 में। ठीक, तो आप समाजवाद को भी समझ रहे होंगे। अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो जो अमीर एवं गरीब के बीच असमानता फैली हुई है, इसको कम करना और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना ही भारतीय समाजवाद है। इसके केंद्र में समानता दिखाई देती है, यानी कि भारतीय समाजवाद सब जगह सारे वर्गों के बीच क्या लाना चाहता है? समानता लाना चाहता है। इस प्रकार से जो भारतीय समाजवाद है उसमें जो पूंजीपति हैं और जो यानी कि जो निजी संपत्ति वाले लोग हैं और जो सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो सरकार है, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग है और जो सरकार है, उनके बीच में एक प्रकार का सामंजस्य होना। इसीलिए जो भारतीय समाजवाद है उसमें हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने भारतीय समाजवाद को समझा कि भारतीय समाजवाद क्या है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे मिटा दूं। अब पढ़ते हैं अपने अगले शब्द की तरफ। अभी हमने क्या सीखा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन और समाजवाद। ठीक, ये दो शब्द हमने समझे। अब अगला शब्द क्या होगा? आपके मन में अभी तक तुरंत आ जाना चाहिए। क्या होगा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष
यानी कि सेक्युलर। क्या? सेक्युलर। ठीक। पंथ निरपेक्ष क्या होता? देखिए, जब कोई देश पंथ निरपेक्ष कैसे होता है? जब किसी भी देश में उसके प्रत्येक नागरिक को उसके अपने धर्म के पालन की या अनुकरण या अनुसरण या उसको मानने की स्वतंत्रता हो, धर्म के पालन की स्वतंत्रता हो, तथा किसी व्यक्ति को धर्म के अनुसार दंडित या पुरस्कृत न किया जाए। देखिए इसका क्या मतलब? कोई देश पंथ निरपेक्ष कैसे बनता है? कोई देश पंथ निरपेक्ष तब बन सकता है जब उसके प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, उसके पालन करने की स्वतंत्रता हो, और किसी भी व्यक्ति को धर्म के अनुसार पर न किसी प्रकार का पुरस्कार दिया जाए, यानी पुरस्कार से यह आशा है कि न किसी प्रकार का पद दिया जाए, न किसी प्रकार का सम्मान दिया जाए, मतलब धर्म केंद्र पर ना हो इन चीजों के लिए, ना ही धर्म को केंद्र में रखकर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाए। तो इस प्रकार से पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी भी देश के नागरिकों को उनके धर्म के पालन की स्वतंत्रता देना ही एक प्रकार से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। अब इसके लिए अगर हमें ये चीज प्राप्त करनी है तो उस देश की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो सबसे पहली विशेषता और सबसे मुख्य विशेषता कि उस देश का कोई भी, यानी राष्ट्र का राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म ना हो। कोई भी उस देश का राष्ट्रीय धर्म ना हो, जैसे अपने देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। और जैसे हो सकता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक, और धर्म के आधार पर किसी को दंडित ना किया जाए, किसी को पुरस्कृत ना किया जाए। इस प्रकार की जो सारी विशेषताएं हैं वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य की ओर हमें मोड़ती हैं। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य बनने के लिए जो सबसे प्रमुख शर्त है वो क्या है? राष्ट्र का कोई भी राजकीय धर्म ना हो। ठीक, अभी तो ये हमने समझा कि ये पंथ निरपेक्ष क्या है। इसी से मिलता जुलता आप एक शब्द सुनते होंगे, धर्मनिरपेक्ष। क्या सुनते होंगे? धर्मनिरपेक्ष। तो आइए समझते हैं क्या ये धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष बात एक ही है? अभी हमने अपनी प्रस्तावना में देखा था कि प्रस्तावना में जो शब्द था वो था धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। प्रस्तावना में कौन सा शब्द था? पंथ निरपेक्ष, ना कि धर्मनिरपेक्ष। तो क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? देखिए दोनों ही शब्द अगर इन्हें हम गहराई में समझे तो दोनों ही अलग अलग हैं। इसके लिए हमें दो स्तर पर चीजें समझनी होंगी, एक भारतीय दृष्टिकोण से और एक वैश्विक दृष्टिकोण से या वेस्टर्न कल्चर की दृष्टिकोण से। देखिए जो धर्म है, आप एक शब्द सुनते होंगे धर्म और एक शब्द सुनते होंगे रिलीजन। अगर बहुत लोग यही सोचते हैं कि जो धर्म की मीनिंग क्या है इंग्लिश में, रिलीजन, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर की दृष्टिकोण से रिलीजन अलग है और
इंडियन कल्चर की दृष्टिकोण से धर्म शब्द अलग है। अगर हम देखें रिलीजन शब्द वेस्टर्न कल्चर की दृष्टिकोण से, ये रिलीजन शब्द जन्मा वेस्टर्न में, मतलब कि वेस्ट एरिया में, यानी कि यूरोप आदि में। तो जो रिलीजन है ये एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है। ये बना है रेलीगेट से। किससे बना है? रेलीगेट से। रेलीगेट का अर्थ होता है टू कनेक्ट, यानी कि जोड़ना। किसे जोड़ना? मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। किसको? मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। यानी जो रिलीजन शब्द है वो रेलीगेट से बना है। रेलीगेट का अर्थ होता है टू कनेक्ट, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। अब मनुष्य को ईश्वर से कैसे जोड़ा जा सकता है? इसको जोड़ने के कई साधन होते हैं। कोई किसी प्रकार के आपको सिद्धांत दे दे, उनके आधार पर आप ईश्वर की उपासना करने लगे, या कई प्रकार के धर्म ग्रंथ हो, उनके आधार पर आप क्या करने लगे? ईश्वर की उपासना करने लगे। तो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के लिए हम जिन सिद्धांतों या जिन धर्म ग्रंथों या जिन आचरणों का प्रयोग करते हैं या इनके समूहों का प्रयोग करते हैं, वही क्या होते हैं? वही क्या कहलाता है? हमारा रिलीजन कहलाता है। ठीक, अभी मैं यहां धर्म शब्द नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वही क्या कहलाता है? रिलीजन। अब देखिए समस्या यहीं से आ जाती है। अब जो धर्म ग्रंथ हुए, आचरण हुए, सिद्धांत हुए, ये हर व्यक्तियों के लिए समान तो होंगे नहीं। चलिए मैं धर्म ग्रंथ की बात करता हूं। मानिए कि कुछ लोग अलग धर्म ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग अलग धर्म ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं। किसके लिए? खुद को ईश्वर से जोड़ने के लिए, यानी मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के लिए। तो इसी की वजह से कई प्रकार के समूह सामने आने लगते हैं। मान लीजिए ये पहले प्रकार के धर्म ग्रंथ का सहारा ले रहा है, ये दूसरे प्रकार के धर्म ग्रंथ का सहारा ले रहा है, कोई तीसरे प्रकार के धर्म ग्रंथ का सहारा ले रहा है। इस प्रकार से दिख रहा है आपको? रुकिए एक मिनट में देख लूं। तो मैं बता रहा था कि जो दिक्कत है वो कहां से आ जाती है। रिलीजन का मतलब क्या है? कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के लिए जिन सिद्धांतों, धर्म ग्रंथों या आचरणों या इनके समूहों का प्रयोग किया जाता है, वही है धर्म। अब देखिए, हो सकता है कि कोई ए प्रकार के धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहा हो, कोई बी प्रकार के धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहा हो, कोई सी प्रकार के धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहा हो। तो इस प्रकार से अलग अलग समूह सामने आ जाते हैं, अलग अलग समूह, अलग अलग समुदायों का जन्म हो जाता है। तो जो ये अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं, इन्हीं से जो भारतीय दृष्टिकोण से शब्द निकल के सामने आता है वो होता है पंथ, यानी कि सेक्ट। यानी कि जो हम लोग अगर भारतीय दृष्टिकोण से सोचें, जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन संप्रदायों की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या है भारतीय दृष्टिकोण में? ये धर्म नहीं, ये क्या है? पंथ, यानी कि सेक्ट है। इसीलिए जो प्रस्तावना में बात की गई है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात नहीं की गई, वो बात की गई पंथ निरपेक्ष की। अभी तो हमने समझा कि पंथ क्या है या सेक्ट क्या है। पंथ यानी कि अगर भारतीय दृष्टिकोण में बात करें तो अलग अलग प्रकार के जो समुदाय हैं वही क्या कहलाते हैं? पंथ या सेक्ट या क्रीड।
ठीक, तो आप सोचेंगे कि अब ये धर्म क्या है, अभी तक तो धर्म वही समझ रहे थे। भारतीय दृष्टिकोण में धर्म क्या है, तो अब आइए समझते हैं कि ये धर्म क्या है। अगर मैं भारतीय दृष्टिकोण में धर्म की बात करूं तो ये संस्कृत की ध्रा इस शब्द से जन्मा है धर्म शब्द। इसका अर्थ होता है धारण करने योग्य, यानी कि जो चीज धारण की जा सके वो क्या होती है, धर्म। धारण करने योग्य कौन सी चीज है, वो है हमारा कर्तव्य, यानी कि अपने कर्तव्य को करना ही धर्म है। ये किस दृष्टिकोण में, भारत की दृष्टिकोण में, भारतीय दृष्टिकोण में। जैसे गीता में लिखा मिलता है धार्यते इति धर्मा, यानी कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और धारण करने योग्य क्या है, कर्तव्य। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि धर्म निरपेक्ष क्या कोई व्यक्ति हो सकता है, देखिए जो निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, किसी चीज से तटस्थ हो जाना, या किसी चीज से दूरी बना लेना, या किसी चीज से अलग हो जाना। तो मैं आपसे पूछूं भारतीय दृष्टिकोण में क्या कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं, जो कि सही भी नहीं है। कोई अपने कर्तव्य से तटस्थ कैसे हो सकता है, कोई अपने कर्तव्य से दूर कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पे क्या लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि जो संप्रदायवाद है, यानी कि जो अलग अलग संप्रदाय को मानना है, या केवल एक धर्म विशेष, एक पंथ विशेष को आगे बढ़ाना है, ये किसी देश से दूर रखना या किसी देश द्वारा ना अपनाया जाना ही क्या होता है, पंथ निरपेक्षता। इस प्रकार से जो भारतीय जो सत्ता का स्वरूप है, जो भारत की प्रकृति है, उसमें धर्मनिरपेक्ष की जगह में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमें तब समझ में आता है जब इसे गहराई में समझें, लेकिन केवल प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा आप संविधान में कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको आम बोलचाल में यही धर्मनिरपेक्ष शब्द ही लिखा मिलेगा, लेकिन गहराई में पढ़ने में इन दोनों में काफी अंतर होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पंथ एंड धर्म के बीच में अंतर समझ में आया होगा। पंथ का मतलब होता है भारतीय दृष्टिकोण में संप्रदाय या सेक्ट, और धर्म का मतलब होता है भारतीय दृष्टिकोण में कर्तव्य। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, अगर होना है तो क्या हो सकता है, पंथ निरपेक्ष। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूं। तो अभी तक हमने 3 शब्द पढ़े, कौन कौन से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक, अब हम अपना अगला शब्द पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है, लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। देखिए लोकतंत्र क्या होता है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने अपने एक वीडियो इसमें लोकतंत्र और गणतंत्र, भारत लोकतंत्र है या गणतंत्र, इसके बारे में बताया था, उसमें बताया था। तो चलिए इसको डीप में थोड़ा समझते हैं कि लोकतंत्र क्या है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी।
देखिए जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है, एक डेमोस और एक क्रेसिया। ठीक, जो डेमोस का अर्थ होता है वो होता है जनता। क्या होता है? जनता। और जो क्रेसिया का अर्थ है वो क्या होता है? वो होता है शासन। यानी कि जो जनता का शासन है वही क्या है? लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। इसके लिए आप सभी लोगों ने एक परिभाषा सुनी ही होगी, वो सबसे सटीक परिभाषा है ये। आपने कौन सी परिभाषा सुनी होगी लोकतंत्र की? कि लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी कि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ये आपने सुना होगा कि ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। यानी कि लोकतंत्र में जो सत्ता में जो लोग आते हैं, जो मतलब जो सत्ता चलाई जाती है उसके केंद्र में होती है जनता। यानी कि जो शासन होता है वो जनता का ही होता है। यानी जो शासन कर रहे होते हैं लोग, वो कहाँ के किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। और जब जनता के द्वारा ये लोग चुन लिए जाते हैं तो वो कार्य किसके लिए करते हैं? जनता के लिए। यानी जो शासन में लोग बैठे हैं वो जनता के ही बीच से हैं, यानी जनता का ही शासन है। और जो लोग चुने गए हैं वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं। और जब वो चुन के जो कार्य करेंगे वो किसके लिए करेंगे? जनता के लिए ही कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। एक्चुअल में जो ये कथन है, जो ये वाक्य है, वो एक यूनानी विद्वान थे, क्लियोन। उन्होंने ये वाक्य दिया था। बाद में अमेरिका के गेटिसबर्ग सम्मेलन में जो अब्राहम लिंकन है, इनके द्वारा इस वाक्य को दोहराया गया था। ठीक, तो जो ये वाक्य है वो दिया किसके द्वारा गया था? ये एक यूनानी विद्वान थे, क्लियोन, उनके द्वारा दिया गया था। बाद में अमेरिका के गेटिसबर्ग सम्मेलन में अब्राहम लिंकन द्वारा इस वाक्य को दोहराया गया था। किसको? लोकतंत्र की परिभाषा को। क्या? कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। ठीक, तो ये सीखा हमने लोकतंत्र के बारे में। अब आइए जानते हैं कि लोकतंत्र होता कितने प्रकार का है। ठीक, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए देखते हैं कि जो लोकतंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपने सुना ही होगा कि एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन के लिए अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती है। जो शासन का संचालन है वो जनता स्वयं करती है। यानी कि जनता का जो शासन का संचालन जब जनता द्वारा स्वयं किया जाए तो वहां कौन सा लोकतंत्र होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक, जबकि जो लोगों का तंत्र बनाया जाए, जो लोगों
के द्वारा जो सत्ता का संचालन किया जाए वो जनता स्वयं करे, तो वो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहां पर जनता स्वयं शासन ना करे लेकिन अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करे, यानी शासन जनता ही करे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में। कैसे? अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनके द्वारा। ठीक, तो अप्रत्यक्ष रूप में जनता शासन करे यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनकर, तो वहां कौन सा लोकतंत्र होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसे हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यानी कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन जनता के द्वारा करना ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अब देखिए जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो भी दो भागों में बटा होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। कैसा? एक तो संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, देखिए जो संसदीय लोकतंत्र होता है, जो संसदीय लोकतंत्र होता है इसमें जो सत्ता की शक्ति होती है वो एक समूह को दी जाती है। जैसे भारत में कार्यपालिका हो गई यानी कि मंत्रिपरिषद हो गई, इनको जो संसदीय लोकतंत्र में है संपूर्ण शक्ति सौंपी गई। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो सत्ता की शक्ति होती है वो एक समूह को न सौंपकर एक व्यक्ति विशेष को केंद्रित कर दिया जाए, तो वहां पर कौन सा होता है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। जैसे अगर संसदीय लोकतंत्र का मैं आपको एग्जांपल दूं तो ब्रिटेन और भारत। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को आपको मैं एग्जांपल दूं तो यूएसए। देखिए जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें जो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है या जो कार्यपालिका का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि भारत में पाया जाता है संसदीय लोकतंत्र, तो जो भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है वो तो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन जो कार्यपालिका का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख है वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कुछ ऐसा नहीं है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में तो प्रधानमंत्री जैसा कोई पद होता ही नहीं है। वहां पर क्या होता है, जैसे अमेरिका की विशेषकर मैं बात करूं तो केवल राष्ट्रपति के हाथ में ही सारी शक्ति केंद्रित होती है, यानी कि वहां पर ना कोई प्रधानमंत्री होता है, मतलब कि जो शक्ति का बंटवारा है वो किसी भी प्रकार से वास्तविक और औपचारिक रूप से नहीं बटा होता है, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता है, वो होता है राष्ट्रपति। तो ये हो गया हमारा संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के बीच में अंतर। भारत कौन सा लोकतंत्र अपनाए हुए है? संसदीय लोकतंत्र, वो भी पूरी बात बोली जाए तो अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र या प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, ये भारत की विशेषता है। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूं। अब हमारा जो सत्ता के स्वरूप में है अगला जो अंतिम शब्द बचता है वो कौन सा बचता है? गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही समझाया है, फिर से समझ लीजिए गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र कोई देश तब बन सकता है जब वहां का राष्ट्र का जो प्रमुख व्यक्ति है, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाए, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष
या राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न हो, इसकी जगह में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाए। ठीक, जैसे भारत में जो राष्ट्र का अध्यक्ष यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये पता है जो राष्ट्रपति होता है वो कोई वंशानुगत नहीं होता है, कि किसी वंश परंपरा पर नहीं आधारित होता है। उसका चुनाव किया जाता है किस विधि से? अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। तो किसी न किसी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाए राष्ट्राध्यक्ष को, तो वहां पर कौन सा रूप पाया जाता है? गणतंत्र रूप पाया जाता है। ठीक, लेकिन ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो वहां राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत। तो वहां पर लोकतंत्र होते हुए भी गणतंत्र नहीं है, वहां क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। ये पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। ठीक, तो ये हो गया गणतंत्र के बारे में। इस प्रकार से हमने जो सत्ता का स्वरूप है, जो कि प्रस्तावना में लिखे हुए 5 शब्दों से प्रतिबिंबित होता है, वो हमने आज डिटेल में समझा। अब आप इसके नोट्स बना लीजिए। कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।